बीजेपी के अंदर राम माधव की वापसी हुई है। राम माधव वही राम माधव जिनका बहुत बड़ा रोल था 2014 से लेकर 2020 में, कश्मीर के अंदर से लेकर कहां तक, नॉर्थ ईस्ट तक। जब बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन होता है 2014 में, उसमें भी राम माधव का बहुत बड़ा रोल था। इवन 370 का हटना, 370 की पूरी कहानी लिखने में राम माधव का माइंड बताया जाता है। लेकिन 2020 से अचानक से राम माधव पूरी पिक्चर से, बीजेपी की पिक्चर से बाहर चले जाते हैं। राम माधव संघ में वापस, यानी राम माधव की घर वापसी कराई दी जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि बीजेपी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे गुट जो राम माधव को पसंद नहीं करते थे। अब दरअसल ऐसे राम माधव जो बेहद मृदुभाषी हैं, बेहद तेज तर्रार नेता हैं, संघ के प्रिय हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसे किन लोगों को खटक गए जिसकी वजह से उनकी वापसी 2020 के बाद कहां, संघ में हो गई। और वो राम माधव जो वाकई में कश्मीर में से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक बीजेपी के स्तर पर अगर देखा जाए, बीजेपी के लिहाज से देखा जाए, पार्टी के लिहाज से, तो बेहद बेहतरीन और शानदार काम किया था। बावजूद राम माधव को जाना पड़ा था। लेकिन 2024 लोकसभा चुनावों के बाद जैसे ही जो नतीजे आते हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर चुनावों का ऐलान होता है, बीजेपी को फिर से राम माधव की याद आती है। आखिर क्या कारण है कि अचानक फिर से बीजेपी को राम माधव की याद आई है? याद ही नहीं बल्कि बाकायदा अब फिर से जम्मू कश्मीर चुनावों की जिम्मेदारी राम माधव को सौंपी गई है कि आप वहां से बेस्ट नतीजे लेकर दीजिए। ऐसे समय में जब बीजेपी, जिस बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया था और 240 तक सिमट कर रह गई, उस बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर जीतना क्यों आवश्यक है? जब आप इस पूरी कहानी को समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि बीजेपी के लिए राम माधव क्यों जरूरी है। जैसे ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का अनाउंसमेंट हुआ, वैसे ही राम माधव की बीजेपी में फिर से वापसी हो गई है। संघ से वापस पार्टी में बुला लिए गए हैं। राम माधव ने इसके लिए संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया। लेकिन जब आप इसको समझेंगे, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हालत समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वहां राम माधव क्यों जरूरी है। राम माधव इसलिए जरूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद भी अभी भी जम्मू में कुल सीटों की संख्या जो है वो 43 है और मैक्सिमम सीटों की संख्या अभी भी जो है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है, 47 सीटें जो हैं वो कश्मीर के इलाके में हैं। और कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका है और जम्मू हिंदू बहुल इलाका है। और इसमें मेजर चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो ये, 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी जो 25 की 25 सीटें जीत के आई, ये ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में इतना बेस्ट परफॉर्मेंस किया और 25 विधायक चुन के आए, और वो सब कुछ राम माधव की देखरेख में हुआ था। और उसके बाद ही पीडीपी के साथ एक गठबंधन की सरकार बनी। इवन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो पीडीपी प्लस बीजेपी सरकार में बना था, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के पीछे भी राम माधव का दिमाग बताया जाता है और उसके बाद वो सरकार चली थी। इवन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, संघ और राम माधव ही इस दिमाग के पीछे थे कि आप 370 तक तभी जा सकते हो जब कभी आप वहां कम से कम सत्ता में रहो। और इवन सरकार में रहते हुए 370 की पटकथा लिखी गई, और जब जरूरत नहीं थी पीडीपी की तो एक पटकथा लिखी गई, पीडीपी नाराज होकर के बीजेपी को छोड़ के चली गई, फिर वहां राज्यपाल शासन लगा और उसके बाद की कहानी सबको पता है। तो बताया जाता है कि जानबूझ करके ही वहां पर बकायदा पीडीपी से गठबंधन किया गया था ताकि कहानी 370 तक जा सके। अब आखिर आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे समय में जब बीजेपी लोकसभा चुनावों में परेशान रही है, अलग अलग राज्यों में तरह तरह की परेशानियां हैं, तो जम्मू कश्मीर को लेकर क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की स्थिति में है? तो मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये बात बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राम माधव भी बेहद अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन सवाल है कि राम माधव की वापसी का मतलब क्या है? राम माधव की वापसी का मतलब यह है दोस्तों कि 2014 में 25 सीटें जीतकर आने वाली बीजेपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उसके अधिक से अधिक विधायक हों। बीजेपी चाहेगी कि जम्मू रीजन की जो 43 सीटें हैं, उन 43 सीटों में अधिक से अधिक सीट जीतकर आया जाए। साथ ही बीजेपी ये भी चाहेगी कि किसी भी तरह से क्या बीजेपी इस बात में कामयाब हो सकती है कि
कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे, ये बहुत ही जरूरी है। बीजेपी की राजनीति 370 और कश्मीर के लिहाज से ये बेहद जरूरी है कि बीजेपी कश्मीर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, और यही कारण है कि राम माधव की वापसी कराई गई है। जैसा कि आपको पता है कि अभी भी मैक्सिमम सीटें जो है विधानसभा की अधिकतर सीटें वो कश्मीर रीजन में है, जम्मू रीजन में 43 सीटें हैं। अगर बीजेपी 43 की 43 सभी सीटें भी जीत लेगी जम्मू रीजन की, तो भी सरकार बना पाना मुश्किल है। आपको कश्मीर में कुछ सीटें जरूर निकालनी पड़ेंगी। क्या संभव है कि राम माधव के आने से कश्मीर रीजन के अंदर बीजेपी 2, 3 या 4 सीटें निकाल सकती है? 4 तो बहुत बड़ा नंबर है, ऐसा हो पाना मुश्किल लगता है। लेकिन इसी मुश्किल काम के लिए राम माधव की वापसी कराई गई है। आपको यह बात भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी कि देश भर में वो मुस्लिम बहुल सीटें, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, कई सारे पंचायतों की रिपोर्ट्स आई, कई सारे विधानसभा की रिपोर्ट्स आई कि कुछ पंचायतों में तो, जिन पंचायतों में मान लीजिए कि 5000 मुस्लिम घर हैं और उन 5000 मुस्लिम घरों में से 2500 पीएम आवास योजना मुस्लिमों को दी गई है, बावजूद इसके उन पंचायतों में एक परिवार ने, एक किसी मुस्लिम व्यक्ति ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। लोकसभा चुनावों को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि बीजेपी के खिलाफ मुस्लिमों ने किसी को भी वोट किया जो बीजेपी को हरा सकता था, वो चाहे हराए ना हराए, लेकिन बीजेपी के खिलाफ ही वोट किया है, बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं हुआ है। इवन अगर आप बनारस के चुनावों नतीजों का एनालिसिस करेंगे जहां से प्रधानमंत्री खुद थे, तो आपको समझ में आएगा कि वहां जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इवन वो लोग जिन मुस्लिम नामों को बताया गया कि कोई पन्ना कर्मचारी है, कोई पन्ना प्रमुख है, कोई वार्ड मेंबर है, उन लोगों तक ने बीजेपी को वोट नहीं किया गया। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों की सोच देश स्तर पर तो कभी बदली ही नहीं, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि कश्मीर का मुसलमान बीजेपी को वोट करेगा? और फिर अब बीजेपी के नैरेटिव के लिए चूंकि ऑपोजिशन पार्टियां ये कहेंगी कि भाई आपने 370 हटा दिया, 370 हटाने के बाद आप ये कह रहे हो कि कश्मीर में कश्मीरियों को उनका अधिकार मिला, कश्मीर भारत से बेहतर तरीके से जुड़ा है, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और जब सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है तो कश्मीरियों ने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया? एक भी सीट बीजेपी जीत करके क्यों नहीं आई? क्योंकि चुनाव के नतीजों के बाद ये पूछा जाएगा। और जब आप ये समझोगे तो फिर आपको ये जब ये सवाल उठेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरे देश में मुसलमानों ने किस पैटर्न पर वोट किया। इसीलिए इस बात पर नहीं जाना चाहिए। 370 कश्मीर भारत के एकीकृत, भारत की संप्रभुता के मुद्दा है, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। लेकिन अपोजिशन पार्टियां बीजेपी से यही सवाल पूछने वाली हैं कि आपने सब कुछ अच्छा कर दिया तो आपको वोट क्यों नहीं दिया? और यही बड़ा चैलेंज है। बीजेपी चाहेगी कि कश्मीर रीजन में भी वो अच्छा प्रोग्रेस करे, कुछ वोट शेयर लेकर के आए, और नहीं तो कम से कम बीजेपी ये चाहेगी कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके उभरे, ताकि कम से कम इस सिचुएशन में रहे, वो सरकार में रहे ना रहे, लेकिन बीजेपी राम माधव को लाकर ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक बड़ी पावर बनी रहना चाहती है। वो चाहे सरकार से अलग ही क्यों ना हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के प्रमुख मुद्दों पर उसकी आवाज की महत्ता, उसकी आवाज, उसके विचारों की महत्ता गौण नहीं होनी चाहिए। बीजेपी 370 हटाने के बाद के उस नैरेटिव को तोड़ना चाहती है, और उसके लिए बेहद जरूरी है कि बीजेपी को मजबूत होना पड़ेगा, और इसीलिए राम माधव की वापसी हुई है। अगर बीजेपी 30, 35, 40 सीटें जम्मू रीजन से निकाल लेती है तो छोटी छोटी कई सारी पार्टियां माफ करिएगा कश्मीर रीजन में उभर के आई हैं, उनसे बातचीत के लिए क्या एक रास्ता जो पीछे से खोला जाए, बैक स्टेज खोला जाए, बैक स्टेज बातचीत हो, और वो करने में राम माधव माहिर बताए जाते हैं। और उसी तैयारी की वजह से कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं कश्मीर के अंदर, पहाड़ी क्षेत्रों में, चूंकि बहुत सारी जातियों को अब आरक्षण का फायदा मिल रहा है 370 हटने के बाद, और इसीलिए क्या बीजेपी इसको बुना पाएगी, ये बड़ा सवाल है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, राम माधव की वापसी इसीलिए कराई गई है कि जम्मू में बीजेपी अपना बेस्ट करेगी, ये जरूर है, लेकिन बीजेपी ऐसी उम्मीद करती है कि वो कश्मीर रीजन से भी कुछ सीटें जीत करके आए, जिसके बाद अपोजिशन के उस नैरेटिव को तोड़ा जा सके, उसको कमजोर किया जा सके। क्योंकि जम्मू कश्मीर के ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, दुनिया भर की नजर इन चुनावों पर है, और बहुत सारे एलिमेंट्स
एंटी इंडिया एलिमेंट्स भी बहुत सारे एक्टिव हो गए हैं इन चुनावों से पहले, जैसा कि आपने देखा होगा। राम माधव कितना कुछ कश्मीर में कर पाते हैं, और चूंकि बिल्कुल ऐन मौके पे, अंतिम मौके पे राम माधव की वापसी हुई है। पिछले 5 साल से वो बिल्कुल पिक्चर से गायब है, लेकिन उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राम माधव क्या ये जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे? और बीजेपी जो रिजल्ट राम माधव से जम्मू कश्मीर में चाहती है, क्या राम माधव वो दे पाएंगे? मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी जरूर ये चाहेगी कि वो सरकार चाहे न बना सके, लेकिन बीजेपी चाहेगी कि वो इतनी ताकत जम्मू कश्मीर में जरूर रखे राजनीतिक तौर पर विधानसभा के अंदर कि उसकी आवाज कोई दबा ना सके। बीजेपी इस बात को बहुत भली भांति जानती है कि जिस लिहाज से देश भर के मुसलमानों ने वोट किया, तो बीजेपी अब इस कोरी वादे पर या कोरे भरोसे पर या कोरी उम्मीद पर बिल्कुल नहीं है कि उसको ये लगता हो कि कश्मीर का मुसलमान आगे आकर के उसको वोट करेगा। वो जानते हैं कि उनको कश्मीर रीजन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है, लेकिन बीजेपी राम माधव को लेकर के आई इसीलिए है कि उन चुनौतियों की भरपाई जम्मू रीजन में बीजेपी अपना बेस्ट देना चाहती है। अब बेहद जरूरी बात यह भी है दर्शकों कि आपको यह समझना पड़ेगा कि जो कश्मीर वाला क्षेत्र है वहां करीब 99% मुस्लिम आबादी मुस्लिम है, और जबकि 1%, 1.5% आबादी जो है वहाँ पर हिंदुओं की है। और वहीं जब आप जम्मू रीजन में आएंगे तो जम्मू रीजन में वहाँ 70% आबादी हिंदुओं की है, बल्कि जम्मू में 30% मुस्लिम आबादी भी रह रही है। और यही बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए, क्योंकि जम्मू में भी जो मुस्लिम आबादी है वो एक मुश्त कांग्रेस और बाकी विरोधी दलों को वोट करेंगे। सबको पता है कि मुस्लिम वोट कभी भी बीजेपी के साथ नहीं रहा है, और यही बड़ा चैलेंज है जम्मू कश्मीर के लिए 370 के बाद बीजेपी के।